तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जल तथा कांच में प्रकाश की चाल दे रखी है आपको 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड तथा 2.0 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है। निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना कीजिए। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, अपवर्तनांक की गणना करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया पानी में प्रकाश की चाल। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, नंबर 1 पानी में प्रकाश की चाल, पानी बोल दीजिए या जल बोल दीजिए, पानी में प्रकाश की चाल। तो पानी में प्रकाश की चाल को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे बीजी द्वारा, बी डब्ल्यू द्वारा लिख लेते हैं। ठीक है, कितनी देर के 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे रखी है आपको। ठीक है, और कांच में प्रकाश की चाल आपको कितनी दे रखी है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कांच में प्रकाश की चाल आपको दे रखी है बीजी बराबर कितनी देखिए 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए जो हमारा प्रकाश की चाल होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो हमारी होती है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये सही बच्चों को याद होगा। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहा है नंबर एक हमसे पूछा कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताना है। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, तो देखिए पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जब आप निकालेंगे, देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है हमारे पास n बराबर C/b। अब जिसके माध्यम होता है उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब मान लीजिए आप कांच के सापेक्ष जाना चाहते हैं तो आपके पास होगा n बराबर कितना हो जाएगा, C/में कितना हो जाएगा, BG। ये कांच का हो गया तो हमने वन नाम दे दिया। ठीक है, दूसरा आप अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा N2 बराबर ये हो जाएगा C/BW हो जाएगा। ठीक है, अब आप जिसके माध्यम सापेक्ष निकालना चाहें तो आप देखिए यहाँ बोला कांच के सापेक्ष जल का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कांच के यानी कि जिसके साथ के शब्द होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो पानी के लिखा है तो पानी को पहले लिखें WNG आपको निकालना है। तो देखिए WNG आपका क्या होता है यहाँ पे, तो WNG जब आप लिखेंगे WNG, ठीक है, तो WNG जब आप लिखेंगे तो देखिए जो चीज़ पीछे होती है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ANG और अपान में हो जाएगा ANW। ठीक, ANG और अपान में हो जाएगा ANW हो जाएगा। ठीक है, अब ANG की वैल्यू आपको ये दे रखी, एक वैल्यू ये दे रखी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ANG अपान में हो जाएगा ANW। ठीक, या आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो देखिए सी से सी हमारी कट जाएगी तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, पानी में प्रकाश की चाल, और ये वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, तो इसको मैं इस तरीके लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा आसानी रहे। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हम लोग रखेंगे, ये हमारे पास आएगा C/BG और एक हमारे पास आएगा C/BW। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दे रखा था, पहले हमें दे रखा था कि पानी में प्रकाश की चाल हमें दे रखी 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दूसरा हमें दे रखा था, तो हम इसको रखते हैं C/में, ये हो जाएगा हमारे पास BG और अपान में हो जाएगा C/में हो जाएगा B। अब देखिए सी से सी कैंसिल, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे BW/BG। अब BW की वैल्यू कितनी थी, 2.25 इंटू 10⁸ इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2.0 इंटू 10⁸ तो इससे ये चीज़ कट जाएगी। ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास, 2.25 अपान में बचा 2। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 25 काटेंगे तो 25 से आप काटिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 25 अट्ठे होता है 200, 25 नेमा होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9/8 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं।
तो हमारे पास क्या आ गया, WNG बराबर आ गया हमारे पास 9/8। ठीक है, तो पहले का आंसर हमारा आ गया। सेकेंड में हमसे क्या पूछ रहा था, वायु के सापेक्ष कांच का, क्या पूछा था हमसे, वायु के सापेक्ष कांच का। ठीक है, तो यहाँ पे ये वायु ना होके यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सॉरी, पानी के सापेक्ष कांच का। दूसरा हमसे पूछ रहा वायु के सापेक्ष कांच का। तो सही बच्चे बताएंगे कितना आंसर होगा हमारा। ठीक है, सही बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये बच्चे कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर हमारा सही जाता है। तो देखिए, वायु को हम लोग बोलते हैं ANG। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। वायु के सापेक्ष कांच का बोल रहा है, तो हो जाएगा ANG। तो ANG बराबर आपको निकालना है। तो सभी बच्चे बताएंगे ANG बराबर क्या होता है। तो देखिए, ANG बराबर होता है, आपने फार्मूला देखा, N बराबर होता है हमारा माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी C/P। ठीक है, तो यहाँ पे यही फार्मूला हम लोग लगा देंगे, ANG, और ये हो जाएगा बराबर में। ठीक है, तो ANG बराबर क्या फार्मूला होता है, सभी बच्चे बताएंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये बच्चे कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर हमारे सही जाता है। ठीक, ये आप देखिए इसको, और इसको आप यूज करके लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप सभी। देखिए, क्वेश्चन आपको दिया गया है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर तथा किस पर निर्भर करता है। एक तार का प्रतिरोध R है, प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई 2 गुनी तथा त्रिज्या आदि हो जाए। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और देखते हैं कितने बच्चों को इसका आंसर पता है। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर आपको बता दूं। देखिए, जो हमारा चालक होता है, चालक जो तार होता है, वो चालक की लंबाई, यानी चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, यानी चालक की अगर लंबाई ज़्यादा होगी तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, चालक की जो मोटाई होती है या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसकी मोटाई से ज़्यादा होगी तो उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है। ठीक है, अगला पॉइंट होगा, चालक के पदार्थ की प्रकृति जो होती है वो अलग अलग चालकों का अलग अलग होता है। चलिए, मैंने ये लिख रखा था एक जगह पे, चलिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। चलिए, इसका मैं आपको आंसर दिखा दूँ।
तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हमारे पास दिया गया है, ठीक है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखिए किसी चालक का प्रतिरोध निम्न 3 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक की लंबाई पर, ठीक है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, चालक की लंबाई पर। तो चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध हमारा उतना ही ज़्यादा होगा, अर्थात चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, कैपिटल एल हो जाएगा, ठीक है। चालक की तार की लंबाई कितनी हो गई थी, एल। दूसरा हमारे पास पॉइंट है मोटाई पर, ठीक है, चालक की मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट। चालक की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध हमारा उतना ही कम होगा, अर्थात चालक का जो प्रतिरोध है वो मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। तो चालक की जो प्रकृति होती है वो भिन्न भिन्न चालकों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, जो कि उनके विशिष्ट प्रतिरोधों के पर निर्भर करता है। अतः किसी चालक का प्रतिरोध आर बराबर हमारा हो जाएगा के एल अपॉन ए, यानी हमें ये चीज़ दी गई थी, ठीक है। आर प्रोपोर्शनल क्या था, एल अपॉन ए। तो इसको हम लोग जब लिखेंगे आर बराबर हो जाएगा के एल अपॉन ए, जो हमारा के है वो एक यहाँ पे नियतांक, ओके। तो ये 3 कारकों पर निर्भर करती है, मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, ठीक है। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि यदि प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, बोल रहा है एक तार का प्रतिरोध आर है, कितना हो जाएगा यदि उसी पदार्थ की लंबाई को दोगुना और त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, आधी कर दिया जाए, ठीक है। तो देखिए इसको भी मैंने यहाँ पे सोल्व कर दिया है, कितना आंसर होगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे माना किसी तार की प्रारंभिक लंबाई कितनी एल है तथा तार को खींचने के पश्चात उसकी लंबाई जो है एल डैश होती है। तार का प्रारंभिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने कैपिटल ए मान रखा है तथा खींचने के पश्चात इसकी जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कैपिटल ए डैश होगा। परंतु खींचने पर तार का आयतन नहीं बदलता है, यानी कि अगर हम कोई तार है इतना बड़ा है, ठीक है, उसकी लंबाई एल है, तो एक दूसरा तार हमने ले लिया उसको खींच के हमने अब एल डैश कर दिया, तो इसका आयतन जितना होगा B1 उसका भी B1 ही होगा, यानी वॉल्यूम इसका बराबर ही रहता है, ये नहीं बदलता है, ठीक है। तो हमारा देखिए आयतन बराबर, हमें पता है आयतन हम किसी भी चीज़ का निकालते हैं तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और ए बराबर क्षेत्रफल होता तो ये होता है लंबाई इंटू एच, ठीक है, या बी होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा आयतन निकाला हमने, यहाँ पे होता है B1 बराबर B2, यानी आयतन चेंज होता नहीं है। तो ए एल बराबर हमारा हो जाएगा ए डैश एल डैश हो जाएगा, ठीक है, ए डैश एल डैश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसको हमने लिख लिया यहाँ पे ए अपॉन ए डैश बराबर हो जाएगा एल डैश अपॉन ए। हमने ए को इस साइड भेज दिया था, एल को इस साइड लिया है, ठीक है। प्रश्नानुसार हमको दे रखा था कि कितनी हो जाती है एन गुनी, तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे दे रखा एन गुना हमको दे रखा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया ए अपॉन ए डैश बराबर एल वन अपॉन एल बराबर कितना हो गया था एन, इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। अब देखिए यदि किसी तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कितना है आर है, सॉरी प्रतिरोध कितना रो दिया गया, तार खींचने से पहले तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा रो एल अपॉन ए। यह समीकरण हमारे पास कितना हो गया 3। तार खींचने के बाद उसका प्रतिरोध हो जाएगा आर डैश, तब प्रतिरोध कितना हो आर डैश बराबर रो एल डैश अपॉन ए डैश, ठीक है। इस कंडीशन में इसका विशिष्ट प्रतिरोध अपवर्तित रहता है, यानी ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे आर डैश अपॉन आर इक्वल ये हो जाएगा रो एल डैश अपॉन में कितना हो जाएगा ए डैश अपॉन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब देखिए इससे ये चीज़ हमारी कैंसिल हो जाएगी, आर अपॉन आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये ए हमारा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ए अपॉन में ए डैश इंटू एल डैश अपॉन में कितना हो जाएगा एल हो जाएगा, ठीक। तो भाई यहाँ पे लिखा गया है, इसकी वैल्यू भी हमें एन दे रखी थी, इसकी वैल्यू एन, तो एन इंटू एन कितना हो गया एन स्क्वायर, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग हमारा कितना आ गया यहाँ पे प्रतिरोध आर आ जाएगा, आर डैश बराबर कितना हो जाएगा एन स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सभी बच्चे इसका
डेफिनेशन एक बार लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर हमारे सही जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है